हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है एंथ्रोपोलॉजी की कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। अच्छा, एक चीज इमेजिन करो, एक ऐसी सब्जेक्ट जो ये बताती है कि हम अपने क्लोज रिलेटिव से शादी क्यों नहीं करते। वही सब्जेक्ट ये भी बताती है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर की बॉडी उस स्पोर्ट के लिए इतनी परफेक्ट कैसे है। और फोरेंसिक आर्टिस्ट स्कल से चेहरे रिकंस्ट्रक्ट करके क्राइम कैसे सॉल्व करते हैं। यही है एंथ्रोपोलॉजी। राइट, ये सिर्फ पुरानी हड्डियों की स्टडी नहीं है दोस्त। बिल्कुल। तो आज हम एक जर्नी पर चलेंगे। पहले समझेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी आज क्या है। फिर हम टाइम ट्रैवल करेंगे स्टोन एज में, पहले ह्यूमन टूल्स देखने। साउंड्स एक्साइटिंग। उसके बाद मॉडर्न डीएनए टेक के बड़े एथिकल क्वेश्चंस, इंसेस्ट, टैबू जैसे कल्चरल रूल्स और रिलीजन को एक नए तरीके से समझेंगे। ओके, काफी कुछ है। हाँ, हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ 2 पैरों पर खड़े होने से इंसानों के लिए सब कुछ कैसे बदल गया। और फाइनली इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, स्पोर्ट्स से लेकर क्राइम सीन्स तक। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है कुछ शॉर्ट नोट्स का। और उसमें पहला नोट है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रीसेंट टाइम्स। तो पहले तो एंथ्रोपोलॉजी है क्या। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है हर्शकोविट्ज का। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरे स्पेस और टाइम में। बेसिकली 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढना। कौन से 3? हु आर वी, हम कौन हैं, वेयर डिड वी कम फ्रॉम, कहां से आए, और हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। सही। और रीसेंट टाइम्स में ये फील्ड और भी तेजी से इवॉल्व हो रही है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में सोलोगैमी जैसे नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। सोलोगैमी मतलब खुद से शादी करना। एग्जैक्टली। इससे पता चलता है कि लोगों के इंडिविजुअल गोल्स और फैमिली के आइडियाज कैसे बदल रहे हैं। हम ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पर असर भी स्टडी कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा इसमें। बहुत बड़ा रोल है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग जैसी चीजें हैं। राइट। और फिर है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे डिफेंस में। डिफेंस में कैसे? वहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोमेट्रिक्स का यूज करके सोल्जर्स के लिए बेहतर इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं। वाओ। या फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो बो लैंग्वेज जैसी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बो लैंग्वेज? हाँ, एंडमान्स की थी। अफसोस अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट असैसिन्स क्रीड जैसी गेम को ज्यादा ऑथेंटिक बनाने में हेल्प कर सकता था। बिल्कुल। सोचो, एक वीडियो गेम कंपनी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर करती है। वो प्लेयर बिहेवियर स्टडी कर सकती हैं, कल्चरली अजीब ना लगे ऐसे रेफरेंसेस दे सकती हैं, और गेम को आखिर में एंगेजिंग कैसे बनाए या बता सकती हैं। कूल ना? ये तो बहुत कूल है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर की बात करें। ओके। इंट्रोडक्शन में हर्स्कोविट्ज की सिंपल सी डेफिनेशन से शुरू करो। फिर कोर लॉजिक में डेवलपमेंट्स को थीम्स में बांट दो। थीम्स जैसे सोशल चेंजेस मतलब मैरिज वगैरह, बायोलॉजिकल और टेक चेंजेस जैसे डीएनए, जेरोंटोलॉजी, और 3 अप्लाइड फील्ड्स जैसे डिफेंस और लिंग्विस्टिक्स। और कंक्लूजन में एंथ्रोपोलॉजी की यूनिक मेथड्स जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस बताओ। एक टिप है, डेफिनेशन को हुक की तरह यूज करो, कोर थीम्स के लिए माइंड मैप बनाओ और एंड एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से करो। समझे? गॉट इट। चलो अब पॉज करके इस स्ट्रक्चर को बोलने की प्रैक्टिसिंग करें। इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजी एक डायनामिक और होलिस्टिक फील्ड है जो मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हमेशा अडेप्ट करती रहती है। तो हमने देखा कि मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी आज के बड़े सवालों से कैसे डील कर रही है, पर हम कहाँ जा रहे हैं ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ से आए हैं। एग्जैक्टली। तो चलो टाइम में पीछे चलते हैं, एक ऐसे टाइम पर जब हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी एक पत्थर थी। तुम बात कर रहे हो टूल कल्चर ऑफ द पेलियोलिथिक पीरियड इन द वर्ल्ड। इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है ना? बिल्कुल। लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक। चलो इनको एक एक करके देखते हैं। लोअर पेलियोलिथिक कैसा था? ये सबसे पहला स्टेज था, लगभग 1.25 लाख साल पहले खत्म हुआ। ग्लेशियल पीरियड था। और टूल्स आमतौर पर क्वाड से बनते थे, डायरेक्ट परकशन मेथड से, मतलब एक पत्थर से दूसरे पर मारना। मेन टूल्स थे हैंड एक्स और चॉपिंग टूल्स। ओके, सिंपल। उसके बाद आया मिडिल पेलियोलिथिक। हाँ, मटेरियल अभी भी ज्यादातर क्वाड्स ही था, पर टेक्निक स्मार्ट हो गई। उन्होंने फ्लेक मेथड डेवलप किया। फ्लेक मेथड? इसमें वो एक बड़े पत्थर से तेज धार वाले फ्लेक्स निकालते थे और उन फ्लेक्स को ही टूल की तरह यूज करते थे, जैसे स्क्रैपर्स और बोरर्स। और अपर पेलियोलिथिक में क्या बड़ा बदलाव आया? वो एक बड़ी छलांग थी। ये स्टेज फ्रांस जैसी जगहों पर काफी डेवलप्ड था। कॉर्ड्स के साथ साथ पहली बार बोन और एंटलर से बने टूल्स दिखे। अच्छा। वैरायटी भी बढ़ गई, बेटर स्क्रैपर्स, बोरर्स, हैंड एक्सेस। इस पीरियड ने आगे के कल्चरल डेवलपमेंट की नींव रखी। मैं तो इसको स्मार्टफोन के एवोल्यूशन की तरह सोचता हूँ। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखो, लोअर पेलियोलिथिक था जैसे पहला वो बड़ा सा मोबाइल फोन जिसे सिर्फ कॉल कर सकते थे। हाँ बिल्कुल। फिर आया मिडिल पेलियोलिथिक जब स्क्रीन आ गई, मतलब फ्लेक टूल्स, नए फंक्शंस। सही। और अपर पेलियोलिथिक में कैमरा और एप्स आ गए, बोन टूल्स और ज्यादा वैरायटी। एकदम क्लियर इनोवेशन पाथ दिखता है। ये तो परफेक्ट एनालॉजी है। और स्ट्रक्चर के लिए? हाँ बताओ। इंट्रोडक्शन में तीनों स्टेजेस को साफ साफ डिफाइन करो। कोर लॉजिक के लिए एक टेबल बना सकते हो। टेबल? कैसा टेबल? जिसमें टाइम पीरियड, की मटेरियल, टूल टाइप्स और टेक्नोलॉजी के कॉलम्स हो। हर स्टेज के लिए विजुअल और क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा आइडिया। और कंक्लूजन में ये बताओ कि इन एडवांसमेंट्स ने कैसे आगे की सोसाइटीज का रास्ता बनाया। ओके, समझ गया। अब पॉज करके तीनों स्टेजेस और उनका एक एक की फीचर बोलने की प्रैक्टिसिंग करें। इन शॉर्ट, पेलियोलिथिक टूल कल्चर सिंपल से कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की तरफ एक साफ और लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखाता है। ठीक है, अब पुराने समय से सीधे एक मॉडर्न डिलेमा पे आते हैं। चलो बात करते हैं
एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डीएनए टेक्नोलॉजी की। पहले एक छोटा सा रिफ्रेशर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम एक डिजायरेबल जीन निकालते हैं, उसे एक बैक्टीरिया जैसे होस्ट में डालते हैं और फिर उस बैक्टीरिया को इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो करते हैं। जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन। एग्जैक्टली, क्लासिक एग्जांपल है। सुनने में तो कमाल लगता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? पोटेंशियल तो बहुत है, पर इसके साथ आने वाले एथिकल इश्यूज भी उतने ही बड़े हैं। जैसे कि पहला, मिस यूज ऑफ डेटा। हमारा डीएनए हमारा सबसे पर्सनल डेटा है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इंडिया जैसे देशों में अभी भी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। ये तो सीरियस कंसर्न है। दूसरा, प्लेइंग गॉड वाला आर्ग्यूमेंट कि ये टेक्नोलॉजी नेचर के सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरफियर करती है। राइट। और इससे डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के ट्रेड्स चूज कर सकते हैं, जैसे आंखों का रंग या हाइट। हाँ, और इससे एक नई तरह की सोशल हायरार्की बन सकती है। और इससे इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। एग्जैक्टली। ये चौथा पॉइंट है, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी। डर है कि कम आय वाले देशों के लोगों पर एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है और एक्सेस सबको बराबर नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल तो हमने देखा है। हाँ, कोविड वैक्सीन के टाइम देखा, 10 सबसे अमीर देशों ने 90% सप्लाई ले ली। और आखिरी पॉइंट है, अननोन कॉन्सिक्वेंसेस। टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें इसके लॉन्ग टर्म थ्रेट्स के बारे में नहीं पता। एक सिनेरियो सोचो, एक इंश्योरेंस कंपनी को आपका डीएनए प्रोफाइल मिल जाता है। वो देखते हैं कि आपके जीन्स में फ्यूचर में किसी बीमारी का रिस्क है, ओह, और वो आपका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियल एथिकल कंसर्न है। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्राइवेसी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम लोगों को उनकी फ्री विल के बजाय उनके प्री डिटरमिन्ड रिस्क्स के कलेक्शन की तरह देखना शुरू कर देंगे? मतलब ये सिर्फ एक टेक प्रॉब्लम नहीं, ये एक हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं वाली प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। अब इसके स्ट्रक्चर के लिए हाँ, इंट्रोडक्शन में डीएनए टेक को इंसुलिन वाले एग्जाम्पल से समझाओ। कोर लॉजिक में एथिकल इश्यूज को ग्रुप कर दो। 1, डेटा एंड प्राइवेसी। 2, सोशल इनइक्वालिटी। और 3, प्लेइंग गॉड जैसे फिलोसॉफिकल इश्यूज। और आखिर में कंक्लूजन में कहो कि टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर और स्टडी और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस की जरूरत है। कोई भी 2 एथिकल इश्यूज चुनो और उन्हें अपने एग्जाम्पल के साथ जोर से बोलने की प्रैक्टिसिंग करो। इन शॉर्ट, डीएनए टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, पर यह हमें प्राइवेसी, इक्वालिटी और इंसान होने के मतलब पर गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अच्छा, अभी भी अतीत को समझने वाले टॉपिक पर रहते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई फॉसिल कितना पुराना है? एक तरीका है रिलेटिव डेटिंग मेथड्स, पर इसके अपने चैलेंजेस और लिमिटेशंस है। इसके मेथड्स क्या है? 2 आम मेथड्स हैं। एक है सीरिएशन, जिसमें चीजों को एक क्रोनोलॉजिकल सीरीज में अरेंज करते हैं। दूसरा है फ्लोरीन डेटिंग, जो ये नापता है कि वक्त के साथ एक हड्डी ने कितना फ्लोरीन एब्जॉर्ब किया है। पर ये 100% रिलायबल नहीं है ना? क्या दिक्कत आती है? सही, इसके चैलेंजेस हैं, यानी प्रैक्टिकल इश्यूज। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सपर्टीज चाहिए, महंगा है और स्पेसिमेंस को कंटेमिनेट होने से बचाना पड़ता है। और लिमिटेशंस? लिमिटेशंस इसकी अंदरूनी कमजोरियां हैं। एक, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती। दूसरा, आजकल के इंडस्ट्रियल वर्क से जमीन की लेयर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओह, और फ्लोरीन डेटिंग हर जगह एक जैसी नहीं होती, लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती है। रिलेटिव डेटिंग को मैं ऐसे समझता हूँ जैसे आप अपने परिवार की पुरानी फोटोज देख रहे हो। अच्छा, आपको शायद एग्जैक्ट साल ना पता हो, पर आप ये जरूर कह सकते हो, ये फोटो पापा के कॉलेज के दिनों की है और ये उनके बचपन की। आपको ऑर्डर पता है, पर एग्जैक्ट डेट नहीं। ये तो बिल्कुल सही एनालॉजी है स्ट्रक्चर के लिए। इंट्रोडक्शन में रिलेटिव डेटिंग को आसान भाषा में डिफाइन करो कि ये क्या पहले आया क्या बाद में बताता है। कोर लॉजिक में चैलेंजेस और लिमिटेशंस के 2 अलग सेक्शंस बनाओ। ठीक है। और कंक्लूजन में एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करो। कहो कि जब रिलेटिव डेटिंग को एब्सोल्यूट डेटिंग के साथ जोड़ा जाता है तो ये हमारे अतीत के रहस्य सुलझाने में बहुत मदद करती है। चलो, अब एक चैलेंज और एक लिमिटेशन में क्या फर्क है, इसको समझाने की प्रैक्टिस करें। इन शॉर्ट, रिलेटिव डेटिंग हमें अतीत की घटनाओं का सीक्वेंस बताती है, पर एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं, और ये दूसरे मेथड्स के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करती है। ओके, चलो आप थोड़ा घेर बदलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। क्या हर कल्चर में इकोनॉमिक्स एक जैसी होती है? ये फील्ड कहती है बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये स्टडी करती है कि एक स्पेसिफिक कल्चरल सेटिंग में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कैसे होता है। बहुत समय तक इसमें एक बड़ी बहस थी। कैसी बहस? एक तरफ थे फॉर्मलिस्ट्स, उनका मानना था कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के रूल्स जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर सोसाइटी पर अप्लाई किए जा सकते हैं। पर ये तो अजीब लगता है, हर फैसला पैसे के बारे में नहीं होता। और यही दूसरी साइड यानी सब्सटैंटिविस्ट्स ने कहा। मैलिनोव्स्की और कार्ल पोलानी जैसे थिंकर्स ने कहा कि बहुत सी सोसाइटीज में प्रॉफिट मोटिव मेन ड्राइवर नहीं होता। पोलानी ने अपनी बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में कहा कि नॉन मार्केट सोसाइटीज में इकोनॉमी, किनशिप और रिलीजन जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस में एम्बेडेड होती है। कोई एग्जांपल? हाँ, ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स में कुला रिंग या उरिगुबू जैसे कॉम्प्लेक्स गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम्स हैं। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल स्टेटस और अलायंसेस बनाने के लिए होते हैं। सही। या फिर पोर्टलैच सिस्टम, इन सोसाइटीज में कल्चर इकोनॉमी में घुली हुई है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल तो बर्थडे पार्टी है। कैसे? फाइनेंशियल तौर पर देखो तो ये एक नुकसान है, आप पैसे खर्च करते हो, पर आप ये सोशल बॉन्डिंग, रिश्तों को सेलिब्रेट करने और खुशी के लिए करते हो। यहाँ आपकी पर्सनल इकोनॉमी आपके कल्चर में एम्बेडेड है, समझे? बिल्कुल सही एग्जाम्पल। ये सब्सटैंटिविस्ट पॉइंट को एक परफेक्ट तरीके से समझाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक क्लासिक डिबेट स्ट्रक्चर। ओके। इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करो। कोर लॉजिक में फॉर्मलिस्ट वर्सेस सब्सटैंटिविस्ट बहस को समझाओ।
पोलानियो और क्यूलारिंग जैसे एग्जाम्पल से सब्सटेंटिविस्ट व्यू को सपोर्ट करो। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में इसकी सबसे बड़ी इंसाइट बताओ कि एक यूनिवर्सल इकोनॉमिक मॉडल आखिर में अजीब सा है। कल्चर को समझना ही सबसे जरूरी है। अब बर्थडे पार्टी वाली एनोलॉजी को सब्सटेंटिविस्ट पॉइंट प्रूव करने के लिए समझाने की रिहर्स करो। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी ये सिखाती है कि आप किसी सोसाइटी पर सिर्फ स्प्रेडशीट वाला लॉजिक नहीं लगा सकते। आपको उस कल्चर की असली करेंसी जैसे इज्जत, स्टेटस या अपनापन को समझना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हो गए। अब कुछ कोर कल्चरल कंसेप्ट्स को थोड़ा गहराई से देखते हैं। पहला, एक अजीब सा मगर लगभग यूनिवर्सल रूल, द इंसेस्ट टैबू। हाँ, इंसेस्ट टैबू मतलब नजदीकी रिश्तेदारों के बीच मेटिंग या शादी पर रोक। सबसे कॉमन कौन से हैं? सबसे यूनिवर्सल है पेरेंट चाइल्ड और भाई बहन के बीच। वैसे एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन था एंशिएंट इजिप्ट की रॉयल फैमिलीज में। अच्छा, वहाँ क्या था? वहाँ भाई बहन में शादी होती थी ताकि ब्लड लाइन प्योर रहे। तो बाकी सब जगह ये रूल क्यों है? जरूर कोई सॉलिड रीजंस होंगे। हाँ बिल्कुल है, और इसके लिए कई थ्योरीज हैं। एक तो है इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी। ये बायोलॉजिकल है? हाँ, ये कहती है कि टैबू इसलिए है ताकि हार्मफुल रिसेसिव जेनेटिक ट्रेट्स बच्चों में ना आए। मेक सेंस। और फिर है कल्चरल थ्योरीज। वेस्टरमार्क की फेमिलियरिटी ब्रीड्स अवॉइडेंस थ्योरी कहती है कि जो लोग बचपन से साथ रहते हैं जैसे भाई बहन, उनमें नेचुरली सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। ओके। फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी कहती है कि ये फैमिली के अंदर झगड़ों को रोकने के लिए है। तो ये बायोलॉजी और सोशियोलॉजी का मिक्स है। शादी करने के लिए फोर्स करके ये टैबू अलग अलग परिवारों और ग्रुप्स के बीच रिश्ते, कॉपरेशन और शांति बनाता है। अजनबियों को रिश्तेदार बना देता है। ये वाइडर अलायंसेस थियरी ऐसी है जिससे दो अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए टीम बनाएं। आगे बताओ। साथ काम करके उनमें नई दोस्ती होती है, कोऑपरेशन बढ़ता है। इंसेस्ट टैबू भी सोसाइटीज के लिए यही काम करता है। बहुत अच्छे से समझाया। इसके स्ट्रक्चर के लिए हाँ, इंट्रोडक्शन में इंसेस्ट टैबू को डिफाइन करो और इजिप्शियन एक्सेप्शन जरूर मेंशन करो, उससे इंटरेस्टिंग बनता है। कोर लॉजिक में थ्योरीज को लिस्ट करो, पहले बायोलॉजिकल फिर सोशल। और कंक्लूजन में बताओ कि ये आज भी रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि इसके पीछे साइंस और कल्चर दोनों की सॉलिड बैकिंग है। अब वाइडर अलायंसेस थ्योरी को अपने शब्दों में बोलने की प्रैक्टिस करें। इन शॉर्ट, इंसेस्ट टैबू एक यूनिवर्सल रूल है जिसके पीछे बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल दोनों तरह के फंक्शंस हैं जो फैमिली स्टेबिलिटी और सोशल कॉपरेशन को बढ़ाते हैं। परिवार के नियमों से। चलो अब विश्वास के नियमों पर चलते हैं। नेक्स्ट है सैक्रेड एंड प्रोफेन इन डुरखाइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन। हाँ, इमाइल डर्कहाइम, उनका रिलीजन पर एक बहुत अलग आइडिया था। उन्होंने कहा कि रिलीजन जरूरी नहीं कि भगवान के बारे में हो, इसके कोर में है अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स। सीक्रेट थिंग्स। हाँ, उन्होंने कहा कि हर सोसाइटी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है, द सेक्रेड और द प्रोफेन। ओके, इन दोनों में क्या फर्क है? सेक्रेड वो चीजें हैं जिन्हें अलग रखा जाता है, जिनसे लोगों को आदर और एक ऑ की फीलिंग आती है, और प्रोफेन बाकी सब कुछ है, रोजमर्रा की आम चीजें। और इनके बीच की बाउंड्री वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप एक सेक्रेड चीज को प्रोफेन चीज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो एक सोसाइटी ये कैसे डिसाइड करती है कि क्या सेक्रेड है? सेक्रेड के इस आइडिया को कॉन्क्रीट बनाने के लिए सोसाइटीज अक्सर एक सिंबल चुनती हैं, जिसे दुर्खाइम ने टोटम कहा। टोटम। हाँ, ये एक जानवर, पौधा या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो ग्रुप की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लोग उस टोटम की पूजा नहीं करते, बल्कि उस आइडिया की पूजा करते हैं जिसे वो रिप्रेजेंट करता है। इसका कोई आसान सा एग्जांपल? बिल्कुल, हिंदुइज्म में सैलिग्राम स्टोन का सोचो। ठीक है। सेक्रेड है सैलिग्राम स्टोन, इसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसकी पूजा होती है। और प्रोफेन? सड़क पर पड़ा कोई भी और पत्थर। यहाँ सालीग्राम एक टोटम की तरह है, दोनों पत्थर है पर एक के साथ इतना कलेक्टिव मीनिंग जुड़ा है। फर्क एकदम साफ है ना? बिल्कुल साफ। इसके स्ट्रक्चर के लिए इंट्रोडक्शन में डर्कहाइम की डेफिनेशन से शुरू करो। कोर लॉजिक में सेक्रेड और प्रोफेन को ऑपोजिट बताओ, फिर टोटम को सेक्रेड का फिजिकल रूप समझाओ। सैलीग्राम का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। और आखिर में कंक्लूजन में कहो कि रिलीजन की समझ में ये सेक्रेड और प्रोफेन का डिवीजन हमेशा से रहा है। अब अपने आसपास सोचो, कोई एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट और एक प्रोफेन ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में बताने की प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, डर्कहाइम की थ्योरी कहती है कि रिलीजन का बुनियादी काम दुनिया को आदरणीय, सेक्रेड और साधारण प्रोफेन में बांटना है। अब हमारी आखिरी कल्चरल थ्योरी। पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोचते थे कि सारी कल्चर्स एक ही लाइन में इवॉल्व होती हैं। हाँ, और उस लाइन के टॉप पर वेस्टर्न कल्चर को रखते थे। ये एक एथनोसेंट्रिक अप्रोच था। इसके खिलाफ एक बहुत जोरदार आवाज उठी। वो थे फ्रांस बोआस, और उनका आइडिया था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। उन्होंने क्या कहा? बोआस ने कहा कि हर कल्चर यूनिक है, क्योंकि हर कल्चर अपने अजीब पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स का नतीजा है। इसलिए हर कल्चर को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में ही स्टडी करना चाहिए। तो उनका मेथड क्या था? उनका मेथड था कि एक एरिया में जाओ, वहाँ के सारे कल्चरल ट्रेट्स को डॉक्यूमेंट करो, टूल से लेकर कहानियों तक, और फिर हर ट्रेट का ओरिजिन और एवोल्यूशन स्टडी करो। इसके अचीवमेंट्स क्या थे? बहुत बड़े। इसने कल्चरल रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया। मतलब एक कल्चर को उसके अपने स्टैंडर्ड से जज करना चाहिए, किसी बाहरी स्टैंडर्ड से नहीं। इससे बहुत सारा डिटेल डेटा भी कलेक्ट हुआ। कोई क्रिटिसिज्म भी था? हाँ, क्रिटिसिजम्स भी थे। उनका मेथड बड़ी सोसाइटीज के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन है, कोई बड़ी थियोरी नहीं है। इसको एक एनालॉजी से समझें। मान लो आप दो परिवारों के खाना बनाने के स्टाइल को कंपेयर कर रहे हो। एक साउथ इंडियन है, दूसरा पंजाबी। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि पंजाबी खाना ज्यादा इवॉल्व्ड है। दोनों की अपनी यूनिक हिस्ट्री, इंग्रेडिएंट्स और रीजंस हैं।
उन्हें समझने के लिए आपको हर एक को उसके अपने टर्म्स पर स्टडी करना होगा। यही है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, समझे? परफेक्ट एनालॉजी। और इसके स्ट्रक्चर के लिए इंट्रोडक्शन में बताओ कि ये एथनोसेंट्रिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन था। कोर लॉजिक में उनका मेथड समझाओ, फिर अचीवमेंट्स और क्रिटिसिज्म्स को दो अलग-अलग हिस्सों में बताओ। इससे एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है। बिल्कुल। और कंक्लूजन में क्रिटिसिज्म को मानते हुए भी बोआस के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन कल्चरल रिलेटिविज्म पर जोर दो। ठीक है, अब कुकिंग एनालॉजी को हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म समझाने के लिए रिहर्स करो। इन शॉर्ट, फ्रांस बोआस के हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ने एंथ्रोपोलॉजी में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा कि हर कल्चर अपने इतिहास का एक अनोखा प्रोडक्ट है और उसे उसके अपनी शर्तों पर ही समझना चाहिए। हमने कल्चर की बहुत बात की, पर कल्चर इंसान बनाते हैं। तो अब एक ऐसे पल को देखते हैं जिसने हमारे लिए सब कुछ मुमकिन बनाया, बाइपेडलिज्म एंड इरेक्ट पोस्चर। बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलना, जिससे इरेक्ट पोस्चर आया। ये बदलाव हमारे पूर्वजों में लगभग 4 मिलियन साल पहले हुआ। और इससे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आए होंगे। हाँ, बहुत सारे स्केलेटल चेंजेस हुए। हमारे फुट में आर्चेस बन गए वेट सपोर्ट के लिए, हमारा नी जॉइंट बड़ा हो गया, हिप बेसन शेप्ड हो गया। और बैकबोन? जरूरी, हमारी स्कल की पोजीशन बदल गई। वो कैसे? फोरामिन मैग्नम, वो छेद जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्कल से जुड़ती है, वो स्कल के आगे नहीं नीचे आ गया। इससे सर आसानी से स्पाइन के ऊपर बैलेंस हो गया। ये तो हुए फिजिकल चेंजेस, पर इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या था? ये सबसे जरूरी है। इसका सबसे बड़ा नतीजा था कि इसने हाथों को आजाद कर दिया। फ्री हैंड्स। हाँ, इस आजादी से हम चीजें उठा पाए और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टूल्स बना और इस्तेमाल कर पाए। और इसका दिमाग पर भी असर हुआ होगा। बिल्कुल, टूल यूज से हमारे दिमाग पर बड़ा होने का एवोल्यूशनरी प्रेशर पड़ा, जिससे आखिर में लैंग्वेज डेवलप हुई। वाओ। बाइपेडलिज्म से हमारा विजुअल अपैरेटस भी बदला। लंबे होकर हम ऊंची घास के ऊपर से देख सकते थे, शिकारियों या शिकार को दूर से ही पहचान लेते थे। और इसके सोशल इम्प्लीकेशंस तो बहुत ही बड़े थे। जैसे? आजाद हाथों से आग को कंट्रोल करना आसान हुआ। लोग ग्रुप में रहने लगे, जिससे फैमिली और किनशिप जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स बने। बस सोचो, अगर आप ग्रोसरी का बैग उठाए हो, अगर आप 4 पैरों पर चलते तो हाथ आजाद ना होते। खड़े होने ने ही हमारे हाथों को चीजें बनाने और आखिर में स्मार्टफोन यूज करने के लिए आजाद किया। एग्जैक्टली। इसके स्ट्रक्चर के लिए इंट्रोडक्शन में बाइपेडलिज्म और इरेक्ट पोस्चर को डिफाइन करो। कोर लॉजिक को दो हिस्सों में बांटो। 1 स्केलेटल चेंजेस, बुलेट पॉइंट्स यूज करना, और 2 एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, फ्री हैंड्स, ब्रेन, सोशल लाइफ। ठीक है। कंक्लूजन में आप कुछ नुकसान जैसे बैक पेन मेंशन कर सकते हो, पर एंड में कहो कि बाइपेडलिज्म ही वो क्रिटिकल एडेप्टेशन था जिसने हमें इस ग्रह की डोमिनेंट स्पीशीज बनाया। चलो, आजाद हाथों से मिलने वाले 3 बड़े फायदे बोलने की प्रैक्टिस संग करें। इन शॉर्ट, बाइपेडलिज्म वो पहला डोमिनो था जिसने सब कुछ शुरू किया। इसने हमारे हाथ आजाद किए, जिससे टूल्स बने, जिससे दिमाग डेवलप हुआ, और आखिर में कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कल्चर बना। हमारे एवोल्यूशन से। चलो अब एक मॉडर्न एप्लीकेशन देखते हैं। टर्म थोड़ा टेक्निकल है, पर आइडिया सिंपल है। किनेंथ्रोपोमेट्री एंड इट्स रोल इन स्पोर्ट्स। किनेंथ्रोपोमेट्री आसान भाषा में स्पोर्ट्स में ह्यूमन मेजरमेंट की एप्लीकेशन है। इसका एक जाना माना यूज है बॉडी टाइप्स या सोमैटोटाइप्स की स्टडी। बॉडी टाइप्स मतलब लंबा पतला या छोटा मस्कुलर, ऐसी चीजें? हाँ बिल्कुल। हीथ एंड कार्टर का मेथड सबसे कॉमन है। वो बॉडी को 3 टाइप्स में बांटते हैं। कौन से 3? पहला है एंडोमॉर्फी। इसमें आमतौर पर शरीर गोल होता है, इसे एलीट स्पोर्ट्स के लिए नेचुरल नहीं माना जाता। ओके। दूसरा है मेसोमॉर्फी। ये क्लासिक एथलेटिक बिल्ड है, मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग। ये वेट लिफ्टिंग या बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा माना जाता है। और तीसरा? तीसरा है एक्टोमॉर्फी। ये पतला लीन बिल्ड होता है, इससे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जैसे हाई एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए आइडियल माना जाता है। पर क्या ये लोगों को स्टीरियोटाइप करना नहीं हुआ? और यही इस अप्रोच का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। इससे स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है और लोग अपने पसंद का स्पोर्ट छोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी आइडियल नहीं है। असलियत यह है कि सही ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन से कोई भी किसी भी स्पोर्ट में अच्छा कर सकता है। एक सुपर हीरो टीम की तरह सोचो। हल्क एक क्लासिक मीजोमॉर्फ है, पावर। स्पाइडरमैन एक्टोमॉर्फ है, पतला और फ्लेक्सिबल। सही। अलग अलग बॉडी टाइप्स के अपने नेचुरल फायदे हो सकते हैं, पर जो चीज एक हीरो या एथलीट बनाती है वो है उनकी ट्रेनिंग और हिम्मत। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर के लिए बताओ। इंट्रोडक्शन में किनेंथ्रोपोमेट्री और सोमैटोटाइप को डिफाइन करो। कोर लॉजिक में तीनों टाइप्स को समझाओ, और बहुत जरूरी क्रिटिसिज्म्स वाला सेक्शन भी डालो एक बैलेंस व्यू के लिए। ओके। और कंक्लूजन में कहो कि ये एक यूजफुल टूल हो सकता है, पर इसका काम ट्रेनिंग को आसान बनाना होना चाहिए, ना कि किसी की चॉइस को रोकना। अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को देखो, क्या आप उनका सोमैटोटाइप गेस कर सकते हो? इसे डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, किनेंथ्रोपोमेट्री स्पोर्ट्स के लिए बॉडी टाइप स्टडी करती है, पर इसकी आलोचना स्टीरियोटाइपिंग और ट्रेनिंग के रोल को नजरअंदाज करने के लिए होती है। ठीक है, अब कुछ और अजीब और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स शुरू करते हैं। एक अलग तरह के परिवार से, मैट्रिलिनियल सोसाइटी इन इंडिया। ज्यादातर सोसाइटीज पेट्रीलिनियल होती हैं, मतलब वंश पिता की लाइन से चलता है, पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी में इसका उल्टा होता है, वंश माँ की लाइन से चलता है। इंडिया में इसके कोई एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल, केरला के नायर्स और मेघालय के खासीज इसके मशहूर एग्जाम्पल्स हैं। पर क्या ये सोसाइटीज आज भी वैसी ही हैं? नहीं, दूसरे कल्चर से इंटरेक्शन, ग्लोबलाइजेशन और नए कानूनों की वजह से इनमें बदलाव आ रहे हैं, पर इनकी अहमियत बहुत है। ये दिखाती हैं कि पेट्रियार्की नेचुरल नहीं है और इनमें अक्सर महिलाओं का स्टेटस ऊंचा होता है। चलो अब मैट्रिलिनियल सोसाइटी की डेफिनेशन बोलने की प्रैक्टिसिंग करें। इन शॉर्ट,
इंडिया की मैट्रिलिनियल सोसाइटीज सोशल स्ट्रक्चर्स के बेहतरीन ऑल्टरनेटिव एग्जांपल्स हैं जिन्हें अब मॉडर्न बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, दो छोटे पर इंपॉर्टेंट अप्लाइड फील्ड्स। पहला है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सबफील्ड है जो इंसानों और उनके एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ते को स्टडी करती है। मतलब एनवायरनमेंट हमें कैसे बदलता है और हम उसे कैसे बदलते हैं। बिल्कुल, हमारे घरों से लेकर हमारे कपड़ों तक सब इसमें आता है। चलो अब इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एक सेंटेंस में समझाने की प्रैक्टिस करें। इन शॉर्ट, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंसानी कल्चर और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच के डायनामिक दो तरफा रिश्ते को एक्सप्लोर करती है। और एनवायरनमेंट से चलो अब क्राइम लैब चलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट्स इन फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में कैसे यूज होते हैं। ये फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। जब इन्वेस्टिगेटर्स को जले हुए या बहुत खराब हालत में स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत जरूरी जानकारी दे सकता है। कैसे? वो अपनी स्केलेटन की नॉलेज यूज करते हैं, जैसे सेफेलिक इंडेक्स और नीजल इंडेक्स को नापकर, और अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच के फर्क को समझकर ये अंदाजा लगाते हैं कि वो इंसान कैसा दिखता होगा। ये पुलिस को अनजान विक्टिम्स की पहचान करने में मदद करता है। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन से क्या मदद मिलती है, ये बोलने की प्रैक्टिस सही करें। इन शॉर्ट, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी स्केलेटल एनालिसिस का यूज करके फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी टूल्स देती है जिससे विक्टिम्स की पहचान और क्राइम सॉल्व करने में मदद मिलती है। अब एक ऐसा टॉपिक जो हम सब पर असर करता है, एजिंग एंड सेनेसेंस। ये दो शब्द एक जैसे लगते हैं पर अलग हैं। एजिंग बस वक्त के साथ उम्र का बढ़ना है, ये क्वांटिटेटिव है, एक नया पैदा हुआ बच्चा भी एज कर रहा है। और सेनेसेंस? सीनेसेंस उम्र के साथ फंक्शनल एबिलिटी का डिक्लाइन होना है, ये क्वालिटेटिव है, जैसे मेनोपॉज। ये सीनेसेंस का एक प्रोसेस है, सिर्फ एजिंग का नहीं। और इसके बड़े सोसाइटल इंप्लीकेशंस हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे जैसे पॉपुलेशंस बूढ़ी हो रही है एक ग्रे इकोनॉमी बढ़ रही है। इससे चैलेंजेस आते हैं, मेडिकल खर्चे, पेंशन का बोझ, ओल्ड एज होम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जैसे सोशल इश्यूज। एजिंग और सीनेसेंस के बीच का फर्क समझाने की प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है, सोसाइटीज को सीनेसेंस से जुड़े नए आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में उस चीज की बात करते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी को सबसे यूनिक बनाती है, फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी। फील्ड वर्क इस डिसिप्लिन का सिग्नेचर मेथड है। एक सोशियोलॉजिस्ट शायद सर्वे यूज करेगा, पर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस कम्युनिटी के साथ जाकर रहता है जिसे वो स्टडी कर रहा है। इस मेथड को क्या कहते हैं? इसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें वो रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्सा लेते हैं ताकि कल्चर को अंदर से समझ सकें। ये अप्रोच किसने शुरू की थी? इसे ब्रोनिस्लॉ मालिनोव्स्की ने ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स की स्टडी के दौरान मशहूर किया था। ये मेथड एक क्रांति थी। अच्छा। इससे कल्चरल रिलेटिविज्म, होलिस्टिक अप्रोच और इमेक पर्सपेक्टिव यानी इनसाइडर का व्यू जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स निकले। फील्ड वर्क ने ही एंथ्रोपोलॉजी को आर्मचेयर थ्योराइजिंग से बाहर निकाला। चलो अब फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बोलने की प्रैक्टिसिंग करें। इन शॉर्ट, फील्ड वर्क पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जरिए एंथ्रोपोलॉजी का दिल है, जो ह्यूमन कल्चर्स को अंदर से समझने का एक अनोखा और गहरा तरीका देता है। फ्यू, ये तो एक जबरदस्त टूर था। तो चलो जल्दी से ब्रॉड माइक्रो थीम को रिकैप करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, की कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। देखो हमने क्या क्या कवर किया। पहले हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी एक मॉडर्न इवॉल्व होती साइंस है। फिर हम रूल्स और बाइपेट्स को समझने। उसके बाद हमने इंसानी समाज के सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर किया, इकोनॉमिक्स, शादी, रिलीजन के कल्चरल रूल्स, और आखिर में हमने इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखी, स्पोर्ट्स, क्राइम सॉल्विंग और एजिंग जैसी सोशल चैलेंजेस में। अब इन सबको एक साथ प्रेजेंट करने के लिए कुछ क्विक टिप्स, थोड़ा सोच लो। 1. इंसेस्ट टैबू वाले आंसर को शुरू करने के लिए इजिप्शियन एक्सेप्शन को एक इंटरेस्टिंग हुक की तरह कैसे यूज करोगे। 2. बाइपेडालिज्म में स्केलेटल चेंजेस दिखाने के लिए क्या बेहतर है, एक लिस्ट या एक बिफोर एंड आफ्टर स्केलेटन का विजुअल डिस्क्राइब करना। 3. डीएनए एथिक्स के कंक्लूजन को कैसे लिखोगे ताकि वो सिर्फ एक समरी ना लगे बल्कि एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़े। 4. किनेंथ्रोपोमेट्री में स्टीरियोटाइपिंग के खिलाफ पॉइंट रखने के लिए क्या तुम किसी ऐसे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जांपल दे सकते हो जो आइडियल बॉडी टाइप ना होने के बावजूद सक्सेस हुआ। 5. फ्रांस बोआस को प्रेजेंट करते वक्त उनकी की आइडिया कल्चरल रिलेटिविज्म को सिर्फ एक सिंपल पावरफुल सेंटेंस में कैसे डिफाइन करोगे। बाइपेडलिज्म में स्केलेटल चेंजेस दिखाने के लिए क्या बेहतर है। 6. और फील्डवर्क वाले आंसर में मालिनोव्स्की की स्टोरी को एक ड्रामेटिक ओपनिंग की तरह कैसे यूज करोगे और उसे अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को सिर्फ 60 सेकंड्स में समझाने की कोशिश करो। देखो कितना याद रहा। तो एक आखिरी सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। हमने फील्ड वर्क की बात की, पर आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का फील्ड क्या है? वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा बिना अपने डेस्क से हिले? थोड़ा सोच लो। ये तो हमारे समय के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। नाउ गो अहेड, ट्राई नरेटिंग दिस इन योर ओन वॉइस, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में, समझे?